everyone, welcome back to Law Prep Tutorial and I am your legal reasoning educator and mentor दामिनी। अब क्लैट कंसोर्शियम ने बहुत सारे बॉम्ब हम पर फेंक दिए हैं कल ही, और कल सब लाइव थे, बहुत ज़्यादा क्योटिक था, बट देन सिचुएशन अब थोड़ी सबसाइड हो चुकी है। तो अब थोड़ा काम की बात करते हैं। पहली बात आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्या ऐसा है जो कंसोर्शियम इतना ज़्यादा चेंज करना चाहता है, क्या वो चीज़ें हैं जिनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है और जिसकी वजह से एक्सपर्ट कमेटी ने इतने सारे रिकमेंडेशन, मतलब इतने सारे पेजेस का वो डॉक्यूमेंट है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं और आप पर क्या इम्पैक्ट आएगा उसका, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार ना ब्रीफली हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्लैट है क्या, कहाँ से स्टोरी चालू हुई ना, ये थोड़ा इसको स्टोरी की तरह आप समझो। ठीक है, तो अब आप क्लैट लिखते हो, आपको पता है क्लैट क्या होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है मैम। बट ये कंट्रोवर्सीज जो हो रही है ना, ये प्रॉब्लम जिसकी वजह से एक्सपर्ट कमेटी बैठी और एक्सपर्ट कमेटी ने अपने डिसीजंस दिए, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट हमको दिया, वो ना पहली बार नहीं हुआ है, ये हिस्ट्री है। एंड एज वी नो हिस्ट्री हैज़ अ टेंडेंसी टू रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, तो एनएलएस के साथ जब फर्स्ट टाइम क्लैट का एग्ज़ाम जो है वो चालू हुआ था, एनएलएस ने स्टार्ट किया था 1986 में। ठीक है, तो उस समय इनिशियली क्या होता था कि जो एनएलयूज़ हैं वो अपने आप अपना कंडक्ट करवाते थे एग्जामिनेशन अपने ही यूनिवर्सिटी में और फिर एडमिशन्स देते थे। ठीक है, उसके बाद 2006 में जाके एक मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास, और उस मैटर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस समय जितने भी एनएलयूज़ थे, 7 एनएलयूज़ थे बाय दैट टाइम, उस टाइम उनको बोला कि आप लोग अलग अलग अपना एग्जाम मत कंडक्ट करवाओ, एक यूनिफॉर्मिटी रखो और एक कॉमन एग्जाम बनवा लो, जिसको हम आज की डेट में क्लैट जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते करते यहाँ से बात चालू हुई एंड बाय 2015 तक एग्ज़ाम जो है वो पूरा एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम हो गया। कंसोर्शियम कंडक्ट करवाने से पहले जब की मैं बात कर रही हूँ, तो वो एग्ज़ाम ना सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, सेंटर बेस्ड जो टेस्ट होता है हमारा, जहाँ सेंटर पे जाते हैं कंप्यूटर से अपन एग्जाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद 2015 में प्रोफेसर शामनाथ बशीर, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी हैं, उनका नाम अगर आप लीगल फील्ड में हो तो आपने सुना है, अगर जा रहे हो तो उनके बारे में आप थोड़ा पढ़ना। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स इन दिस फील्ड। ही फाइल्ड अ पीआईएल इन द सुप्रीम कोर्ट। ही सेड कि भाई इवन दो एग्जाम सब मिलके कंडक्ट करवा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई कमिटी होनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई कमिटी होनी चाहिए जो चीज़ों को सही या गलत करने की जिम्मेदारी उठा पाए। ठीक है, एंड दैट इज हाउ द कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज वाज मेड इन 2017। ठीक है, तो अब कंसोर्शियम के केस में क्या था कि बहुत बार जो है पैटर्न इनके चेंज हुए हैं ओवर द टाइम, है ना। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है ना, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है 17-18 सालों में, काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक है, हर बार पैटर्न बदलता है। अब पहले क्या होता था, पहले ना सीधा एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन था। क्लैट जो है डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड, कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। ये पैसेज बेस्ड वाला जो फॉर्मेट है ये बहुत रिसेंट है। ठीक है, और हम सबको पता है कि एनएलयू दिल्ली के अलावा सारे ही जो एनएलयूज़ हैं वो क्लैट का स्कोर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट की बात है, ये 2019 में इसको पैसेज बेस्ड, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड करवाने की बात हुई, और थोड़ा इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने की बात हुई, क्योंकि सारे ही जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं हमारी कंट्री में आज की डेट में, वो सब उसी पैटर्न में हो रहे हैं, है ना। तो कुछ अलग करना है, अगर आपको एनएलयूज़ में जाना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा, और एनएलयूज़ को भी कुछ अलग आपसे करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ ब्रीफ बात है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि ऐसा ये जो है पूरी सिचुएशन चल रही थी, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम्स ना 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के पास, दिशा पांचाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि यार देखो, हम बहुत डिससेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। पहली बात तो उस टाइम पे ये होता था कि इवन दो कंसोर्शियम इज मेकिंग, है ना, कंसोर्शियम सारा एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, बट जो क्वेश्चन पेपर है कभी एक यूनिवर्सिटी बनाती है। फॉर एग्जांपल इस साल अगर पटना ने बनाया, अगले साल शायद बैंगलोर बनाएगा, फिर अगले साल शायद हैदराबाद बनाएगा, फिर जोधपुर बनाएगा, है ना। इस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हर साल पेपर बना रही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाया कि यार दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट वेरी यूनिफॉर्म। और सेकेंड थिंग जो यहाँ पे इशू में आई थी, दैट वाज द फीस ऑफ द कंसोर्शियम। जो एप्लीकेशन फीस है वो बहुत ज़्यादा है, और वो अभी तक भी ज़्यादा ही है, वो उसमें कोई चेंज आया नहीं। ठीक है, तो उस टाइम लोगों को लगा कि भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया इतना ज़्यादा, तो अब तो कुछ तो बदल जाएगा, कुछ तो सिस्टम बदलेगा ना। बट देन नथिंग चेंज्ड। ठीक है, और फिर अब 2025 में, जो अभी लास्ट ईयर दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम हुआ था,
दिसंबर 2024 में लास्ट ईयर सेशन के लिए। तो अब यहाँ पे हम सबको पता है कि पिछले साल क्या क्या हुआ है, इतने सारे PILs फाइल हुए, इतनी सारी चीज़ों ने, इतने सारे लोगों ने बहुत सारे ग्राउंड्स पे जो है चैलेंज किया है, ठीक है, बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स आए हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केस फाइल हुआ हो, बहुत सारे केस फाइल हुए थे, ठीक है, तो मल्टीपल हाई कोर्ट्स में। तो उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई 4 क्वेश्चन आप विड्रॉ कर लो क्योंकि वो गलत है। अब गलत है मतलब कोर्ट ने सीधा सीधा ये बोल दिया कि कंसोर्शियम की गलती है। क्वेश्चन कौन बना रहा है, क्वेश्चन सही करने की जिम्मेदारी किसकी है, पेपर में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये उसी एजेंसी की जिम्मेदारी है ना जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। अब भले ही वो NTA हो, भले ही वो कंसोर्शियम हो, है ना, हम सबको पता है क्या सिचुएशन हो रही है आज के टाइम पे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया कि भाई कंसोर्शियम के तरफ से एरर है, तो तब तो फिर कंसोर्शियम को कुछ करना ही था, ठीक है। और क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई काफ़ी कैलस और कैजुअल मैनर में जो है आप एग्जाम करवा रहे हो, बहुत ही कैजुअली आप एग्जाम करवा रहे हो, मतलब दिस इज नॉट हाउ एन एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड, ठीक है। तो क्लियरली ये बात बोल दी गई 2025 में लास्ट टाइम। अब इसके बाद जो है कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें जो कंसोर्शियम चाहता था कि वो उसको एड्रेस करे, फिर उन्होंने बनाई एक एक्सपर्ट कमेटी, और उस एक्सपर्ट कमेटी ने आइडेंटिफाई करी मेजर प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है उस कंसोर्शियम की बनाई कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी ने फाइंड आउट की। और एक्चुअली बाय द वे, मतलब आप ये देखो कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स, वो जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में अराउंड 13 पेजेस सिर्फ प्रॉब्लम्स के हैं। किस तरह से, अब एग्जाम में आपको पता है 5 ही सेक्शन है, अब 5 सेक्शन में कितनी प्रॉब्लम्स होगी कि 13 पेज में उन प्रॉब्लम्स को अपन को लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेजर जो प्रॉब्लम्स जो उन्होंने बोली थी करंटली, तो वही सब चीज़ें हैं जो अपन डिस्कस करेंगे कि क्या बदलना चाहती है एक्सपर्ट कमेटी। पहली बात कि एक तरह से रोट लर्निंग पे एग्जाम चल रहा है, ठीक है। अब करंट एग्जाम ऐसा है, उन्होंने कहा है कि भाई कोई बच्चा अगर रट्टा भी मार के आ जाए, मैथ्स के सॉल्यूशंस का रट्टा मार लिया, मैथ्स के फॉर्मूलेज का रट्टा मार लिया, इंग्लिश सेक्शन में कुछ आपने वो कैब अगर आपकी अच्छी है तो आप कर पाओगे, जो बच्चा इंग्लिश जिसको नहीं आती, जिसकी वो कैब अच्छी नहीं है, उसका क्या, वो क्या करेगा, ठीक है। तो पेपर एक तरह से बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, और किसी इंसान को अगर ट्रेन किया जाए, किसी इंसान को अच्छे से कोच किया जाए तो वो निकल जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स हु मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, या जिनका लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं है, या शायद उतने एफ्लुएंट बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन की क्वालिटी पे भी क्वेश्चन उठा दिया, है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन की उनकी क्वालिटी पे क्वेश्चन उठ गए हैं कि भाई बहुत सारे लैप्सेस हैं, एरर, आपकी आंसर की में एरर्स हैं, आपके क्वेश्चंस एम्बिगुअस हैं, आपने बोला कि भाई आपको लीगल रीजनिंग या लीगल नॉलेज नहीं चाहिए पहले प्रायर, उसके बाद भी आपने ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जहाँ पे बच्चे को प्रायर लीगल नॉलेज की ज़रूरत हो, है ना। और बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिडंडेंट हैं, है ना। आप बेसिक रीडिंग, आपने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ के तो आप सीधा आंसर ही मार्क कर सकते हो। तो व्हाट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन इज दिस, कुछ तो आप मतलब स्टैंडर्ड रखो ना। अब स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लोग हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस किया। अब उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, एक बार ये देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई अगर आपका पैसेज ऐसा है, आपका क्वेश्चन ऐसा है वेयर यू कैन वर्बेटिम एक्सट्रैक्ट योर आंसर, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन पेपर। एट द एंड ऑफ द डे क्लैट इज सपोज टू बी एन एग्जाम्पल, एन एग्जाम जहाँ पर आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स यूज़ कर रहे हो, जहाँ पर आप अपनी रीजनिंग स्किल्स यूज़ कर रहे हो, एंड अगर आप वर्बेटिम कहीं से कोई आंसर निकाल पा रहे हो, स्कूल में कैसे होता था कि पैसेज मिल गया, पैसेज से सीधा अगर आपको आंसर मिल रहा है तो फिर देयर इज नो डिफरेंस, यू आर सपोज टू गो टू NLUs, NLUs आर एट द सेम लेवल जहाँ IITs इंजीनियरिंग के लिए होते हैं, NLUs लॉ के लिए उसी लेवल पर होते हैं, है ना। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि रिडंडेंसी है, क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में भी, फ्रेजिंग जो है, सेंटेंसेस की फ्रेजिंग है, दैट इज़ वेरी इनकन्सिस्टेंट, दैट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। जीके करंट अफेयर्स के सेक्शन में भी तो उन्होंने मतलब इतनी गलती निकाल दी कि भाई जीके एंड करंट अफेयर्स सेक्शन इज़ नॉट सपोज टू बी समथिंग जहाँ पे आप सिर्फ रोट, रिकॉल और इन सब चीज़ों में फंस जाओ, है ना। आपकी मेमोरी, अब किसी की मेमोरी अच्छी नहीं है अगर, तो क्या वो बच्चा डिजर्व नहीं करता। अब हो सकता है कि मेरी मेमोरी अच्छी ना हो, लेकिन हो सकता है मेरी लीगल रीजनिंग या मेरी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी हो। तो जस्ट बिकॉज इस सेक्शन की वजह से मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है बट मेरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तो आप क्या टेस्ट कर रहे हो, क्या आप मेमोरी टेस्ट कर रहे हो, क्या आप ये टेस्ट कर रहे हो कि कौन कितना अच्छा रट्टा मार सकता है ना। फिर उन्होंने बोला कि भाई आपका कंटेंट सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा फ्लॉड है, आप किसी भी बात पे उठा के क्वेश्चन बना दे रहे हो, है ना। आप यू आर हेविली रिलाइंग ऑन शॉर्ट टर्म न्यूज साइकिल ट्रिविया रादर देन ब्रॉडर सोसाइटल कल्चरल टॉपिक्स,
है ना। और पैसेजेस आपके बहुत ही गंदे एडिट है, पुअरली एडिटेड पैसेजेस, फैक्चुअल एरर है उसमें, ग्रामेटिकल एरर है, लैंग्वेज एरर है। आप अगर इतनी गलतियां कर रहे हो तो भाई आप बच्चों से कैसे सही एक्सपेक्ट करोगे, आप उनको क्या बता रहे हो, है ना। ऐसे ही उन्होंने और भी बहुत गलतियां निकाली लीगल रीजनिंग सेक्शन में निकाली कि ये जो आपका सेक्शन है ये ऑफन इट्स प्रोवाइडेड वर्बेटिम इन एक्सर्स फ्रॉम जर्नलिस्टिक आर्टिकल रादर देन प्राइमरी लीगल टेक्स्ट। आप जो पैसेज उठा रहे हो, आप किसी न्यूज़पेपर से पैसेज उठा रहे हो, आप किसी आर्टिकल से पैसेज उठा ले रहे हो, यू आर सपोज टू टेक प्रोविजंस फ्रॉम लॉ, है ना। तो आपने तो आरसी बना दिया है, ये लीगल सेक्शन है ही नहीं, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन हो गया। उसके बाद आपने बोला कि भाई प्रायर लीगल नॉलेज नहीं चाहिए, फिर भी आप वो ऐसे क्वेश्चन दे रहे हो जहां बच्चे को प्रायर लीगल नॉलेज चाहिए। और इसके लिए ना इन्होंने हर सेक्शन का एक एक सैंपल भी उठा के दिया है इस रिपोर्ट में। एक्सपर्ट कमेटी हर सेक्शन में ना एक सैंपल है जहां ये वाली गलतियां एक्चुअली हुई हैं, उन्होंने वो गलती मेंशन करी हुई है, बकायदा पूरा फोटो उसका डाल के, इमेज ऑफ द क्वेश्चन, है ना। लॉजिकल रीजनिंग में भी इन्होंने बोला कि भाई वेग, बहुत ही वेग, ARCR वाला इशू तो लास्ट ईयर सबको पता ही है कि भाई क्या आना था, बच्चे क्या तैयार करके गए और आपने क्या ही दे दिया। और जो आप क्वेश्चन दे रहे हो बड़े वेग हैं, बड़े एम्बिग्यूअस हैं। अब सेंटेंस स्टेटमेंट पिछली बार सेट्स में ये हो गया था कि भाई एक सेट में एक ऑप्शन ए पे है, अब सेट बदलता है तो क्वेश्चन का सीक्वेंस भी बदलता है, तो आपके क्वेश्चन का सीक्वेंस बदलने से आपको ऑप्शन भी बदलने पड़ेंगे जहां जरूरत है। सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात हुई। क्वांट के सेक्शन की बात हुई कि क्वांट के सेक्शन में भैया वेराइटी ही नहीं है, आप वही घिसे पिटे हर बार की तरह आप क्वेश्चन दे रहे हो, है ना। नैरो, रेशियो, परसेंटेज, प्रपोर्शन, इस तरह के आप क्वेश्चन दे रहे हो। तो क्या मतलब है इसका? मतलब आपका एग्जाम जो है बिल्कुल भी अच्छी तरीके से आप कंडक्ट नहीं करवा रहे हो। ये सारी गलतियां निकाली है एक्सपर्ट कमेटी ने, है ना। अब ये गलतियां निकाल तो दी उन्होंने, अब इसका इम्पैक्ट आपके लिए क्या पड़ेगा, आपके लिए क्यों जरूरी है? पहली बात, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। अगर एक्सपर्ट कमेटी ने ये बोल दिया है कि आपका एग्जाम वेग है, आपका एग्जाम एम्बिग्यूअस है, आपके एग्जाम में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, आपका एग्जाम सिर्फ रोट लर्निंग को टेस्ट करता है, देन इट डेफिनेटली मीन्स कि आपके एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा बाय एनी गिवन मीन्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसके लिए भी इन्होंने बोला है, सोल्यूशंस दिए हैं इन्होंने, सोल्यूशन ऐसे दिए हैं जो धीरे जिन पे काम हो सके, एकदम सडन चेंज नहीं होगा। इसीलिए दे हैव सेड कि 2027 वाले बच्चों को तो इस पे किसी भी तरह का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 2027 में नथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग विल वर्क एज इट इज। एट मैक्स ये क्या करेंगे, शायद क्वेश्चंस को थोड़ा सही बना देंगे, तो हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि एरर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे इस साल, ये जो सारे एरर्स हैं ये सब कम हो जाएंगे इस साल, ठीक है। बट अगर 2028 वाले बच्चे हैं, वो आपको तो ये मान के चलना है कि आपका पैटर्न एग्जाम का चेंज होगा ही होगा, क्योंकि रिकमेंडेशन पे अगर इन्होंने एक्ट किया, इन्होंने नोटिफिकेशन में क्या बोला, इन्होंने कहा है कि भाई चीफ जस्टिस की सुपरविजन में एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी देखेगी कैसे चेंजेस होने हैं और क्या चेंजेस होने हैं। तो इसका मतलब चेंजेस तो होंगे, पर हमें अभी से पैनिक नहीं करना है। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भले ही बढ़ जाए लेकिन सिलेबस तो सेम ही रहेगा। कुछ नया अगर वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो भी इन एंड अराउंड दिस डोमेन करेंगे। उन्होंने सजेशंस दिए, उन्होंने सजेशन कैसे दिए कि भाई जीके का तो पहले तो आप सेक्शन हटा दो, उसकी जरूरत ही नहीं है सबको, तो एक तो वो सबसे बड़ा जो पहाड़ था हमारे सर पे वो हट जाएगा, ठीक है। बट अगेन इस साल कुछ नहीं होगा, तो इस साल वालों को कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगले साल वालों को क्या करना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, यू हैव टू वर्क ऑन योर रीडिंग स्पीड, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड अगर किसी भी तरह से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं या एलसैट इनलैट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, योर कमांड ओवर द इश्यूज दैट हैव बीन गोइंग ऑन, क्योंकि हर इशू कहीं ना कहीं लीगल सेक्शन से जाके कनेक्ट होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज पे कमांड, आप उस इशू को कितना समझ पा रहे हो, कितना पढ़ पा रहे हो, है ना, आपकी रीडिंग कैसी है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। तो अगेन कोर स्किल्स सेम रहेंगी, बस उन स्किल्स को टेस्ट करने का तरीका बदल जाएगा, है ना। एंड दिस इज हाउ दीज चेंजेस आर गोइंग टू इम्पैक्ट यू फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर क्लैट 2028, ठीक है। तो इवन दो अभी टाइम है, कमेटी बनेगी, 1-2 महीना लगेगा, फिर वो बैठेंगे, डिसाइड करेंगे, फिर तो आप ये मान के चलो कि बाय द टाइम 2027 वाला एग्जाम होगा उस टाइम तक अभी अपन मान के चल सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी उन पर, क्योंकि 2027 से अगर पहले उन्होंने बता दिया तो 2027 वाले बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक कि 2027 का जब एग्जाम होगा उसके इन एंड अराउंड दैट टाइम ही वो लोग बताएंगे कि भाई 28 वाले बच्चों को क्या करना है, क्योंकि काफ़ी लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर भी चुके हैं,
ठीक है। तो इसलिए माई लास्ट वर्ड वुड बी फॉर यू कि अभी बस ये 3 से 4 स्किल्स हैं, इन स्किल्स पे काम करो और उसके अलावा पैनिक मत करो। सिलेबस तो तब भी सेम ही रहेगा, कम ही होगा, कुछ ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं उनसे बियॉन्ड तो जाएंगे नहीं कंसोर्शियम, ठीक है। तो दैट इज़ इट, बस इन चीज़ों का ध्यान रखो एंड देन यू आर गुड टू गो। बाकी उसके अलावा जो भी अपडेट, जो भी चेंजेस आएंगे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आएंगे जल्दी से जल्दी। ऑलराइट, सो टेक केयर गाइस, प्रिपेयर वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।